नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी हाल फिलहाल में कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन कंगना रनौत सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, अपनी बयानबाजी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती है। उनके कई सारे बयान पे कह सकते हैं बखेड़े खड़े हो जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला कि उनकी एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में फिर से हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने एक बयान में कहा कि जो आज़ादी है वो तो 2014 में मिली है, 1947 में तो भीख मिली थी। बस उनके इस बयान की ही देरी थी कि इसके बाद से ही लोग कमेंटबाजी करना शुरू कर देते हैं। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पे संजय राउत कहिए, नवाब मलिक कहिए, सबने अपनी राय रखी है और इस वक्त हमारे साथ जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है पवन त्यागी सर मौजूद है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कंगना रनौत के एक कमेंट के बाद से जो है महाराष्ट्र की सियासत में हलचल सी मच गई है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी जो है 2014 में मिली है। अब इस बयानबाजी के बाद से ही जो है कई लोग अब इस पर उनको निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर जो है कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस पर? आखिर कंगना रनौत ने जो ये बात कही कि आज़ादी 2014 में मिली है, उनसे इनका क्या तात्पर्य था? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, कंगना रनौत का जो ये बयान है 1947 के बजाय उन्होंने कहा कि 2014 में आज़ादी मिली, यानी मोदी सरकार तब से आई है। उनका मानना यह है कि तब से आज़ादी हुई। अब इससे तात्पर्य क्या था उनका? वो ये नहीं कहना चाह रही हैं कि 47 में जो आज़ादी थी वो आज़ादी नहीं, भीख में मिली शब्द इसलिए कहा उन्होंने कि वो उस टाइम पे जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ट्रांसफ़र जो हुई, अंग्रेज छोड़ के गए, वो छोड़ के जाने ही वाले थे। उनके ऊपर इतना प्रेशर था, देश के क्रांतिकारियों ने उनकी नाक में दम किया हुआ था, उसके पीछे लाखों लोगों का बलिदान है, जो देश के लिए बलिदान दिया जिन लोगों ने, वो लोगों के बलिदान और जज्बे को देखते हुए अंग्रेज ये तय कर चुके थे कि भारत को छोड़ के जाना है। लेकिन दो लोगों की महत्वाकांक्षा, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, इन दो की महत्वाकांक्षा थी कि हम इस आज़ादी के जो लड़ाई में कह दीजिए, स्वतंत्रता जो सेनानी के रूप में उन्होंने जो भी फाइट की, इसका फल हमें मिले। जिन्ना चाहता था मुझे मिले, नेहरू चाहते थे मुझे मिले। जबकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा त्याग किया वो कौन लोग थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस, वो थे रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में जो क्रांति की थी, वो जो शुरुआत की थी, उस टाइप से लेके और शहीद भगत सिंह तक लेकर कई ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी इस देश की रक्षा में। और आपको बताएं, ये 1947 के पहले ही सुभाष चंद्र बोस को बाकायदा एक सरकार का गठन होता है और सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बनाया जाता है सर्वसम्मति से। बाकायदा एक आज़ाद हिंद फौज थी, हमारे देश की सेना बन गई थी और हमारे देश की करेंसी छपी, जापान के अंदर वो नोट छपे, उसको मान्यता दी गई दुनिया के कई देशों में। लेकिन क्योंकि दो लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने, सुभाष चंद्र बोस को कैसे रास्ते से हटाया जाए, उन्होंने प्लान किया। वो हालांकि रहस्य है, मैं ना उस पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन वो रहस्य ही रहा। अल्टीमेटली नतीजा ये था कि सुभाष चंद्र बोस आगे ही नहीं आए और उनको मरा घोषित कर दिया। और प्रधानमंत्री जो ये दो थे, इनमें भी ये नहीं था कि भारत माता एक देश है, इसमें हम मिलकर लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजों को भगाना है, ये जरूरी है। तो ये तय करते बैठकर कि इस भारत माता के टुकड़े नहीं होने हैं, मेहनताना थोड़ी लेना। मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं, तो इसके बदले मैं उनसे कहूं पिताजी मुझे आप क्या देंगे, मैंने आपकी सेवा की है, तो वो कहें घर की एक जो 4 कमरे का मकान है इसकी दीवार खींच देते हैं, क्या वो अच्छा है? अच्छा तो ये है कि निस्वार्थ भावना से और हमने सेवा की अपने माँ बाप की, वो अपनी इच्छा से जो दें तो दें। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जो आज जवाहरलाल नेहरू के गुणगान करते हैं, और अभी तो समाजवादी लोग हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन्ना और नेहरू लड़े थे, सुभाष जी के साथ लड़े थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने तो मेहनताना नहीं मांगा कि टुकड़ा हो जाए चाहे और हमें देश में प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन इन दोनों ने कहा देश के टुकड़े चाहे हो जाएं, हम दोनों को तो प्रधानमंत्री बनना है। और इसलिए उस समय जो हुआ वो सत्ता ट्रांसफर हुई कंडीशन में, अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ ब्रिटिश सरकार के साथ कि हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये अब आपको चलाना है। और उसकी कंडीशन क्या है कि जो हमने संविधान बनाया है,
रूल एंड रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग आप चलाएंगे। और वो संविधान एज इट इज संविधान समिति में रखा गया। बाद में उसमें क्या क्या हुआ, बहुत कम अमिटमेंट हुए, और उसके चलते आप देखिए जो कंगना रनौत का बयान है कि 47 के बजाय आज आज़ादी मिली है। हमारे भारत के अंदर जो मुगल आक्रांत का आए थे, अंग्रेजों के भी पहले, उन्होंने हमारे मंदिर विध्वंस करे थे। हमारे देश में राम जन्मे हैं, पूरी दुनिया जानती है, केवल एकमात्र देश वो भारत है जो राम की भूमि है और हिंदू यहाँ रहते हैं और बहुसंख्यक हैं। इसी तरह राम और कृष्ण दो भगवान हैं और उन दोनों के मंदिर ध्वस्त थे। सन 1947 में यदि आज़ादी मिली होती तो क्या इन दोनों मंदिरों के स्थान पर भव्य मंदिर ना बन गया होता? सरकार अपने खर्चे से बनाती, जैसा कि सरदार पटेल जी के आग्रह पर और उन्होंने जो कोशिशें की, उसके बाद सोमनाथ का मंदिर बन गया। तो जैसे सोमनाथ का बन गया, अगर इस देश को कहें ये आज़ाद देश है और ये हिंदुस्तान है, यानी हिंदुओं के रहने का स्थान है, तब फिर हिंदुओं की जो आस्था के केंद्र हैं अयोध्या और मथुरा, यहाँ पर भव्य मंदिर बन जाने चाहिए थे। लेकिन उसको नहीं बनने दिया गया, बाकायदा रोका गया। और उस रोकने में सबसे ज़्यादा भूमिका यदि किसी ने निभाई है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नेहरू थे। और इसलिए आज की डेट में जब 2014 में मोदी सरकार आई है, उसके बाद जो इस भारत की मूलभूत आत्मा है, जो इसका विचार है, जो ये इसका इतिहास है और संस्कृति है, हिंदुत्व से पहचान है, उसको आज़ादी 2014 में मिली, ना कि 1947 में। मैं भी इस बात से कंगना रनौत के सहमत हूँ। सर, अभी भी सवाल वही रह गया है कि आखिर जो उन्होंने कहा कि 2014 में आज़ादी मिली है, तो सर 2014 से पहले क्या आज़ादी नहीं मिली थी? मतलब कंगना रनौत के इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कंगना रनौत का कहना यह था कि जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वो पहली बार जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ वो 1857 की क्रांति थी। और उस क्रांति में जिस तरह से देश के कई राजा एक हुए और उन्होंने वो क्रांति की, उससे अंग्रेज घबरा गए। उनको लगा कि इस देश में अब उनका टिकना मुश्किल है, और इसलिए उन्होंने अपना जो एजेंडा था उसको चलाने के लिए यहीं भारत के लोगों को हायर किया, मैं कह सकता हूं, और इसलिए कांग्रेस की स्थापना कर दी। और उन लोगों को एजेंडा दिया कि आपको हमारे लिए मजबूती प्रदान करनी है, ताकि लोगों के दिमाग में बिठाया जा सके कि अंग्रेज तुम्हारे लिए हितकर हैं, अंग्रेज इस देश की तरक्की में हैं और अंग्रेज तुम्हारा विकास करेंगे, ये सब देश के विकास के लिए आए हैं। और इसलिए एक एजेंडा सेट करने के लिए जो ब्रिटिश नागरिक थे एओ उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। और जो कांग्रेसी ये आज हम देखते हैं, ये उस समय कांग्रेस का एजेंडा यानी ब्रिटिश का एजेंडा ब्रिटिश सरकार का यहां चला रहे थे, उनको अच्छा बता रहे थे, विकास करेंगे, ये हमारे हित में है, इनके खिलाफ हमें हिंसा नहीं करनी है। इनके खिलाफ जो क्रांतिकारी गांव-गांव में एक अलग जगाए हुए हैं कि इनको यहां से मार भगाना है, इन्होंने भारत माता को गुलाम बनाया है, उनके विरुद्ध करना शुरू कर दिया। तो कंगना रनौत का कहना यह है कि यदि अंग्रेज हमारे देश के हित में थे, हमारे देश में वो विकास कर रहे थे, और बाद में वो अंग्रेज उस एजेंडे को छोड़ के गए और कांग्रेस चला रही है, तो 1947 से आज के बाद 5 लाख गांव ऐसे थे जब मोदी सरकार 2014 में आई कि 5 लाख गांव तक बिजली ही नहीं पहुंची थी, लाखों परिवारों तक पीने का पानी नहीं था, लोगों के जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो नहीं थे। और इसलिए कंगना रनौत ने जो 2014 से तुलना की है, तो अब देखें जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है 2014 से, उसके बाद से जो विकास हो रहे हैं देश में, मैं तो इतना बड़ा हो गया, 50 साल मेरी उम्र है, अब आप देखिए मैंने कभी ऐसे हाईवेज नहीं देखे, फिल्मों में देखते थे, विदेशों के अंदर देखते थे, लेकिन आज हमारे भारत में है। हमारे भारत की सेना के पास जो साजो सामान है, हमारे सैनिक कभी सोचते नहीं थे। लो आज इसलिए कंगना रनौत का ये कहना मैं समझता हूं अपनी जगह बिल्कुल सही है कि असली आज़ादी वो आज हमको मिली है क्योंकि कांग्रेस से हम मुक्त हुए हैं। हमारा देश उस विचारधारा से मुक्त हुआ है जो विदेशी ही सोच को आगे बढ़ा रहा था। वो विचारधारा जो यहाँ सेकुलरिज्म की बात कर रही है, लेकिन एक विशेष धर्म के लोगों को ही एजेंडे के तहत सारी सुविधा देती रही, और उन्हीं की तुष्टीकरण के कारण इस देश में जो बहुसंख्यक है उनकी भावनाओं को भी इग्नोर किया गया। ये आज तक हुआ है। मोदी सरकार आने के बाद जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये
हमारे संविधान की मूल भावना है, लेकिन इंप्लीमेंट जो हुआ है वो 2014 के बाद से शुरू हुआ है। सबका साथ सबका विकास, इसके पहले केवल बहकाया गया। तो कंगना रनौत के मैं इस वक्तव्य से सहमत हूं कि जो उसने कहा आज़ादी अब मिली है, ना कि 1947 में, और उसके एक बयान को जो तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है उसको पूरा नहीं दिखा रहा है मीडिया, क्योंकि कंगना रनौत एक देशभक्त एक्ट्रेस है, उसको हमेशा टारगेट किया जाता है। कंगना रनौत ने यह भी मुद्दा उठाया था कि 1947 में देश की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन उस समय कौन सा युद्ध हुआ था? 1857 की जैसी क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, इस तरह का कोई युद्ध तो लड़ा नहीं था। फिर कैसे अंग्रेज छोड़ के गए? तो कंगना रनौत ने बाकायदा इसका प्रूफ भी ट्वीट किया है। उसने कहा कि 1947 में केवल ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ है, और वो एग्रीमेंट उसने प्रस्तुत किया बाकायदा ट्वीट के जरिए। तो ये प्रूफ के साथ बोला है, ये हवा में कही हुई बातें नहीं है। और ये बात कंगना रनौत की ठीक है कि आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, लाखों लोगों को बलिदान देना पड़ा है। तो जैसे कि आपने सुना कि त्यागी सर का कहना था कि कंगना रनौत की जो स्टेटमेंट जिसको लेकर अभी काफी ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो रहा है, दरअसल इसका मीनिंग वो नहीं है जो कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उनका सिर्फ यही कहना था कि उस वक्त बहुत सारी चीजें जो है अंग्रेज बनाकर गए थे और उसे ही फॉलो किया जा रहा था, लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों को कई और सारी चीजों से भी आजादी मिल गई, और इस स्टेटमेंट को ही तोड़ मोड़ के अब लोग जो है उन्हें निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जहां पर एक तरफ महाराष्ट्र कई अभिनेता जो है कंगना रनौत का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार में ही मौजूद लोग कंगना रनौत पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में कंगना रनौत के इस स्टेटमेंट को लेकर और कितना बखेड़ा खड़ा होता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।